हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। इस चैनल पे आपको बी लिब और एम लिब के लिए जितने भी स्टडी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है सब्जेक्ट वाइज कोर्स वाइज वो आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल वर्क इन लाइब्रेरी के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि डेली लाइफ में जब आप जॉब करते हैं तो आपका कौन सा काम किस तरीके से किया जाता है। एक लाइब्रेरियन को क्या करना होता है वो लाइब्रेरी प्रोफेशनल ही जानते हैं, वही बता सकते हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप आगे के लिए रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर कन्फ्यूजन है तो प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। अभी हम पढ़ रहे हैं रिसर्च के बारे में, और इसके 3 वीडियोस पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने रिसर्च के बेसिक्स, टाइप्स, डिज़ाइन ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। और आज हम बात कर रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम जो वर्ड आपने इतने टाइम से सुना है वो क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, यानी जो रिसर्च आप करते हैं उसके लिए जो आप स्टडी का टॉपिक चूज़ करते हैं वो कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड का मीनिंग समझना ज़रूरी है। देखिए, प्रॉब्लम लिखा हुआ है, रिसर्च के साथ यहाँ पर एक वर्ड नया जुड़ा, प्रॉब्लम। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसको आप रिसर्च के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं। रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च हमने पहले ही समझ लिया है। रिसर्च का मतलब है एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर जिससे आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं, तो वो जो आपका सोल्यूशन होता है वो वैलिड माना जाता है, जो भी आप सोल्यूशन लेकर के आए हैं, और वो जनरलाइज करना ईजी हो जाता है। सबसे पहले जो वर्ड लिखे होते हैं आपके सामने, उनको एक्सप्लेन करने के लिए उनको समझना ज़रूरी है। समझने के लिए सबसे इजी स्टेप है उसका मीनिंग। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो जितने भी वर्ड्स आपके पास आएंगे आप उनका जो मीनिंग है उसको रिसर्च से रिलेट करके समझेंगे। यहाँ लिखा है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, रिसर्च है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हम रिसर्च की प्रॉब्लम को कैसे ढूंढते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो देखिए, जब आप पीएचडी करते हैं उस समय रिसर्च जो है वो बहुत अलग हो जाती है, यानी एक्चुअल में जो रिसर्च का मीनिंग है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप किसी रिसर्च वर्क में यानी पीएचडी प्रोग्राम में या किसी प्रोजेक्ट वर्क में खुद से इन्वॉल्व होंगे, तभी आप समझ पाएंगे। अदरवाइज जब तक आप थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप करेक्ट करना चाहते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचने का जो तरीका है वो होता है रिसर्च। डेफिनेशन क्या कहती है, अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ डेफिनेट एक्सप्रेशन अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न, अ कंडीशन टू बी इम्प्रूव्ड, अ डिफिकल्टी टू बी एलिमिनेटेड। यानी मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक रिसर्चर हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्टडी ढूंढनी है। जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आप एक पीएचडी स्टूडेंट हैं, आप करना चाह रहे हैं पीएचडी, तो वहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी खुद ही ढूंढनी पड़ती है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप बहुत सारा लिटरेचर पढ़ते हैं। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि जिन लोगों ने आपसे पहले ये रिसर्च का काम कर लिया है, आप उनकी थॉट को पढ़ते हैं, उनकी फाइंडिंग्स को पढ़ते हैं, ये जानने के लिए कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, किस तरीके से किया है। एक तो तरीका होता है प्रॉब्लम ढूंढने का ये कि आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, आपके आसपास के सराउंडिंग में आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी फील होती है, या आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है कि आप लोगों से मिल करके, कंडीशंस को देख करके, समझ करके, ऑब्जर्व करके, जो टर्म होगा टेक्निकल दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके आपने एक ऐसा पॉइंट निकाला है कि ये एक डिफ़िकल्टी है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। अब वो डिफ़िकल्टी डिपेंड करता है कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो वो कुछ और होगी, आप अगर ह्यूमैनिटीज़ में हैं तो वो कुछ और होगी, वो सोशल एस्पेक्ट में होगी। तो इस तरीके की 2 तरह से आप प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। तो प्रॉब्लम का क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम का क्या मीनिंग है कि कोई एक कंडीशन है जिसको आप करेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी है जिसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप क्लियर वर्ड्स में ये स्टेट करते हैं, ये बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, यानी स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। तो हम इसके ऊपर भी आएंगे कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे फॉर्मुलेट होती है। रिसर्च के लिए जो टॉपिक होता है, यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, उसको ढूंढना अपने आप में ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक टास्क होता है, इतना इजी नहीं है। रिसर्च प्रॉब्लम को ही दूसरे शब्दों में हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, या फिर
फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना। आप क्या कर रहे हैं, आप जो रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके लिए एक प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं उसको आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट में लाने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने बहुत सारी शायरियाँ सुनी होंगी, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो राइटिंग का काम करते हैं, यानी वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, जिस एक्सप्रेशन से उसको बोलना है वो वैसे नहीं बोल पाते, बट वो लिखते बहुत अच्छा हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपके मन में कुछ थॉट्स चल रहे हैं, इस तरीके से समझिएगा इसको, कि कुछ थॉट्स चल रहे हैं आपके मन में और आप उनको बहुत अच्छे शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपको भी समझ में आए और जो अगला पढ़ता है उसको भी समझ में आए। वरना हमें, अगर हम लिखेंगे नहीं तो थॉट्स को दूसरे को एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, कि जैसे आप चाहते हैं वो वैसा ही समझा जाए, उसके लिए उसको लिखना ज़रूरी है। तो रिसर्च का जो प्रॉब्लम है वो कैसे बनता है, कैसे फॉर्मुलेट होता है। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फॉर्म्ड और आइडेंटिफाइड बाय टू वेज। दो तरीके हैं इसके। ईदर यू हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन योर रियल लाइफ, या तो वही जो मैंने आपको अभी चीज़ बताई कि रियल लाइफ में आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, और यू हैव गॉन थ्रू एक्सेसिव लिटरेचर रिव्यू टू फाइंड गैप दैट यू वांट टू कंप्लीट बाय योर रिसर्च। कई बार ऐसे होता है कि कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर किसी ने रिसर्च किया और उनकी जो फाइंडिंग्स आई उसके बाद से वही चीज़ चली आ रही है, उसमें कुछ नया नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें आपको ऐसा लगता होगा कि अरे ये अभी तक ऐसा ही चला आ रहा है, ये तो बहुत साल पहले, 10 साल पहले दिया गया कॉन्सेप्ट है, आज के टाइम में तो इसका कुछ है ही नहीं। तो क्या है वो गैप है। तो क्या कर रहे हैं आप, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मीनिंग क्या है कि जिन लोगों ने पहले आपके उस टॉपिक में काम किया है, जो आपके मन में है कि मैं इस टॉपिक में काम करूं, आपने उन सभी को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद में आपने ये सोचा कि अरे इन लोगों ने जो काम किया है इसमें एक अलग नज़रिए से भी काम किया जा सकता है, ये वाले टॉपिक को तो कहीं मेंशन ही नहीं किया, तो मेरी जो रिसर्च होगी वो इनके बीच का गैप, यानी जो कमी रह गई है मैं उसको पूरा कर दूं, मैं उसके ऊपर काम करूं। तो वो होता है गैप ढूंढना। तो आप समझ गए होंगे कि हम रिसर्च की प्रॉब्लम को कैसे ढूंढ रहे हैं, एक अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे। अब हो सकता है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप ही का ना हो, आपके गाइड का भी हो सकता है, आपके कलीग का भी हो सकता है, या किसी ने आपको कहा हो कि इसमें आपको काम करना चाहिए, किसी का भी हो सकता है, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सकता है। दूसरा, आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं कि ठीक है मैं इस टॉपिक में काम करना चाह रहा हूँ, आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, आपने देखा और फिर अकॉर्डिंगली उसमें से आपने कुछ ढूंढा कि हाँ इन्होंने ये काम नहीं किया है जो अब हो सकता है इसके आगे फर्दर। तो ये दो तरीके हैं। मोस्ट रिसर्चर्स गेट आइडिया ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बाय लिटरेचर रिव्यू। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब उनको बोला जाता है कि भाई हाँ आपको किस टॉपिक में काम करना है, तो वो बताते हैं कि इस टॉपिक में काम करना है। तो आपको ये आइडिया कैसे आया, तो वो बताते हैं कि मैंने लिटरेचर रिव्यू किया है जहाँ से मैंने देखा है और मैंने ये चीज़ें समझी और मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक में काम करना चाहिए। अब जब आप रिसर्च को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, देखिए पर्पस भी जानना ज़रूरी है। आप इसलिए कर रहे हैं ताकि जो काम आप करना चाहते हैं वो दूसरे को समझ में आ सके, ठीक है। तो समझाने के लिए आप एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब आपने ये लिटरेचर रिव्यू किया और बहुत सारे आपने टॉपिक्स देखे, जर्नल्स को, वेबसाइट्स को, बहुत सारे आपने स्कॉलरली आर्टिकल पढ़े, आपने थीसिस वगैरह देखी, उसको देख करके आपने कुछ आइडियाज़ निकाले। अब आप इतनी सारी चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो आपने क्या किया, आपने सबको नोट किया। नोट करने के बाद में अब आप उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यही एक पर्टिकुलर चीज़ है जिस पे मुझे काम करना है, ये वो टॉपिक है। तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया। वंस यू हैव सिलेक्टेड द प्रॉब्लम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज इट ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अब आपने टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है, लेकिन अब काम कैसे होगा ये भी तो जानना ज़रूरी है। जैसे हमने रिसर्च डिज़ाइन में ये समझा था कि ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप घर बनाते हैं तो पहले नक्शा बनाना ज़रूरी होता है, वरना प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, आपका टाइम मनी वेस्ट होगा, ठीक है। तो जब आप एक घर बनाने से पहले सोचते हैं कि ये लोकेशन कैसी रहेगी, ये एक्सेसिबिलिटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी है, और उसके आसपास में मेडिकल फैसिलिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन्वायरमेंट, हर एक चीज़ के बारे में आप पता करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से रिसर्च में भी होता है कि जब आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया तो पहले आप उसको एनालिसिस करते हैं कि उसमें समय कितना लगेगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड,
कितने समय में आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा टॉपिक नहीं लेना है कि जिसमें आप काम करते जा रहे हैं और वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे टॉपिक लेने से बचना है। बहुत ज़्यादा कंसाइज नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम बहुत छोटी सी माइन्यूट चीज़ के ऊपर भी काम नहीं करना है कि जिसमें कुछ है ही नहीं बताने के लिए, या इतना वास्ट टॉपिक भी नहीं लेना चाहिए। यानी उसका जो स्कोप है वो परफेक्ट होना चाहिए कि आपका एक मिनिमम टाइम में पूरा हो सके आपके लिए। ऐसा ना ले लें कि आपने स्कोप ले लिया पूरा वर्ल्ड वाइड और फिर आपकी रिसर्च वो होती ही रह गई। फिर दूसरा, पॉसिबिलिटी, आप जो टॉपिक ले रहे हैं क्या उसमें काम करना पॉसिबल है कि नहीं है। अब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको रोका जाता है उन चीज़ों पे काम करने से। दूसरी चीज़, रियल लाइफ में उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी है, प्रैक्टिकली उसमें रिसर्च करने से कोई बेनिफिट है कि नहीं है। कोऑपरेशन, आप जिस टॉपिक में काम करना चाह रहे हैं, आपकी जो संस्था है, आपके जो गाइड हैं वो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। आप अगर डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको लोगों से फीडबैक मिलेगा कि नहीं। अगर आप इस तरीके की स्टडी कर रहे हैं जहां आपके अलावा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि क्या आपको वो डेटा मिल पाएगा जो आपको चाहिए। दूसरा, कॉस्ट, कितने पैसे लगेंगे उसमें। देखिए, फ़ंड भी लगता है, ये बहुत बेसिक सी बात है कि रिसर्च करने के लिए पैसा बहुत लगता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च को खुद से सपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास में उतनी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ये भी एनालाइज करना ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं ये रिसर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ इस टॉपिक में। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो स्किल सेट हैं क्या वो मैच करते हैं, क्योंकि आप लीग से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका सोशल इम्प्लीकेशन क्या होगा, टॉपिक रिसर्चेबल है कि नहीं है, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, हर एक चीज़ जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब फाइनल हो गया, आपने चेक कर लिया कि ठीक है हर एक चीज़ ओके है, गाइड के साथ मैंने डिस्कस भी कर लिया, वो कह रहे हैं ठीक है इस टॉपिक में काम कर सकते हैं, पॉसिबल है, डेटा भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और सारी चीज़ें आपने देख ली। फिर वंस यू हैव फाइनलाइज्ड एंड अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, आपने अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया है, ठीक, उसको फाइनलाइज कर लिया। समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस टॉपिक में काम कर रहे हैं वो आपको खुद को पता है कि क्या है या क्या नहीं है। तो आपने उसको समझ लिया है, आपने उसको फाइनलाइज कर लिया है कि अब इस टॉपिक में काम करना है। उसके बाद आप डिफ़ाइन करना शुरू करते हैं। अभी ये सब पार्ट जो है वो माइंड में चल रहा है आपके। अब आप क्या करेंगे, अब आप फ्रेजिंग का काम करेंगे, स्टेटमेंट बनाने का काम करेंगे। यू स्टार्ट डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग इट टू फ्रेम इट करेक्टली। आपके माइंड में जो जो चीज़ें चल रही हैं आप उनको लिखते हैं, फ्रेजिंग करने का काम करते हैं। तो आपने एक बार लिखा, फिर कुछ और चीज़ें पढ़ी, फिर आपने उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन किया, फिर आपने और पढ़ा, फिर आपने उसको और रिफ़ाइन किया। तो ये बार बार रिफ़ाइन होते रहता है, ताकि तब तक रिफ़ाइन होता है ताकि आप जो है एक करेक्ट फ्रेम में आ जाएं। फ्रेम का मतलब कि जब आपको लगे कि अब परफेक्टली जो स्टेटमेंट है, ये मेरी जो आइडिया है, मेरा जो थॉट है, उसको करेक्टली डिफ़ाइन कर पा रहा है कि मैं जो काम करने चाह रहा हूँ वो यही है। एज इट इज़ सेड, रिसर्च प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। उसको डिफाइन किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या है, लिखने का तरीका। स्टेटमेंट आप उसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना है उसको। तो जो लिखने का तरीका होता है उसी को हम दूसरे टर्म्स में कह देते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ें, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम पढ़ें, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम पढ़ें, एक ही चीज़ है, बस थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं जिसमें स्टेप्स चेंज हो रहे हैं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पर्पस क्या होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, वाई यू नीड टू प्रेजेंट योर प्रॉब्लम अंडर स्टडी इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। आपको आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत क्यों है, वही उसका पर्पस है। टू मेक द रीडर ऑफ योर स्टडी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक अंडर स्टडी। आप जिस टॉपिक में काम करना चाह रहे हैं वो जो भी उसको आगे रीड करेगा उसको अच्छे से समझ में आ सके, क्लियरली समझ में आ सके, इसलिए उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। स्टेटमेंट हेल्प्स टू गिव प्रॉपर कंटेक्स्ट विच फर्दर हेल्प्स डिटरमाइन पैरामीटर्स। अब इससे क्या होगा, जब आप लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में तो आप उसको फ्रेम कर पाएंगे, जिससे आगे का जो काम होगा वो आसान हो जाएगा। जब आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया तो उसके आधार पे ही आप आगे की जो भी डिज़ाइनिंग होगी, आगे के जो भी पैरामीटर्स, पैरामीटर का मतलब होता है जहाँ से आपको डेटा कलेक्शन करना है, तो उनका जो साइज़ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, मेथोलॉजी वगैरह, वो सब अच्छे से कर पाएंगे।
रिसर्च को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा हमने अभी किया कि आपने बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू किया है या आपके कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, उसके आधार पे आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को। फिर बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, आपने किस आधार पे प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है, वो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि कितना टाइम लगेगा, आपका स्किल सेट जो है वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कोऑपरेशन आपको कितना मिलेगा, आप अगर जो डेटा चाहते हैं वो इजीली अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, रियल लाइफ में उसकी कोई इम्प्लिकेशन है कि नहीं है, सोशल इम्प्लिकेशन भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों के आधार पे आप देखते हैं। उसके बाद आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं, और फिर लास्ट में सब कुछ होने के बाद में आप उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं।